चिकना घड़ा। एक सेठ था। उसका घी तेल का व्यापार था। शुद्ध माल बेचता था, इसलिए उसकी दुकान पर खूब बिक्री होती थी। अच्छी बिक्री के कारण उसके पास कुछ धन भी जमा हो गया था। उसके घर में केवल 2 ही प्राणी थे, वह और उसकी धर्मपत्नी। उनके कोई संतान न थी। जब बुढ़ापा समीप आने लगा तो वह व्यापार के साथ साथ तीर्थ भ्रमण, पूजा पाठ व सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगा। एक बार उस सेठ के नगर में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो सम्मेलन में भाग लेने के लिए दूर दूर के कई प्रसिद्ध कवियों का आगमन हुआ। सेठ ने अपने जीवन में कोई कवि सम्मेलन देखा न था, अतः रात को अपनी दुकान बंद करके वह भी कवि सम्मेलन देखने चला गया। सर्वप्रथम एक कवि ने सरस्वती वंदना का मनोहर छंद सुनाया और फिर भक्ति रस की कुछ अन्य कविताएं। सुनकर सभी वाह वाह कर उठे। सेठ के मन में भी भगवान की भक्ति की तरंगे उठने लगी। दूसरे नंबर पर एक कवि ने देशभक्ति के जोशीले गीत सुनाए। उसकी सभी रचनाओं को भी सब श्रोताओं ने खूब सराहा। तीसरे नंबर पर जब एक हास्य रस के कवि की बारी आई, बस जैसे सम्मेलन में हंसी का तूफान उठ खड़ा हुआ। कविवर हाथ फेंक फेंक कर और तरह तरह की मुद्राएं बदल बदल कर कविता पाठ कर रहे थे और सुनने वाले हंसी के मारे लोटपोट हुए जा रहे थे। हंसी के मारे सेठ के पेट में भी बल पड़ गए। लोग वाह वाह कर उठे। जब हंसी का दौर कुछ थमा तो बारी आई वीर रस के कवि महोदय की। कवि का उपनाम बम्ब था। उपनाम के अनुरूप ही मानो बम्ब फट पड़ा था। कविता क्या थी? सिंह गर्जना थी। कुछ क्षण पूर्व वाला हंसी का सारा हल्का फुल्का वातावरण कविता की 2 पंक्तियां सुनते ही ओजस्वी हो उठा। अन्य बलवान श्रोताओं की बात तो अलग थी। मरियल से सेठ की भी बोटी बोटी फड़कने लगी और मुख पर तेज छलकने लगा। सेठ ने अपने समीप बैठे एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये कवि लोग कहाँ पाए जाते हैं? सेठ की बात सुनकर वह व्यक्ति हंसकर बोला, सेठ जी, कवि संसार के सभी देशों, नगरों, गांव, मोहल्ला, जाति, धर्म संप्रदाय में पाया जाने वाला जंतु है। शब्दों को तोड़ जोड़ भिड़ा कर कुछ अंट शंट गढ़ लो, बन गए कवि। चाहो तो तुम भी कवि बन सकते हो। सेठ मन ही मन अपने जीवन से कवियों के जीवन की तुलना करने लगा। वह भी तो अपनी दुकान में दिन भर शुद्ध घी और तेल बेचता है। कभी किसी तेल या घी खरीदने वाले ने उसके काम की सराहना नहीं की। उसे समाज की ओर से वाहवाही नहीं मिली। सचमुच उससे तो कवियों का जीवन ही अच्छा है। बस 1-2 छंद बनाकर सुना दो और खूब यश और धन लूटो। फिर अपनी ढलती जवानी का ध्यान आया तो सोचने लगा, अब थोड़ा सा जीवन और बचा है, वह भी घी तेल बेचकर ही कट जाएगा। कवियों का श्रेष्ठ जीवन उन्हें ही मुबारक। किंतु यह विचार भी स्थायी न रह सका। उसे किसी नीतिकर का वचन याद आया, किसी शुभ काम की प्रेरणा मिलने पर प्रमाद न करते हुए उस काम को कर ही डालना चाहिए। इसी ऊहापोह में वह उठकर चल दिया। संपूर्ण मार्ग में वह यही बात सोचता रहा कि वह क्रांतिकारी विचार के अनुसार अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न करे या नहीं। अपने घर पहुंचते पहुंचते सेठ के क्रांतिकारी विचार की ही विजय हो गई। उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह अब कवि बने बिना चैन से नहीं बैठेगा। रात को उसे अपने कवि सम्मेलन के दृश्य ही दिखाई देते रहे। एक सपना तो उसने यह भी देखा कि वह कविता पाठ कर रहा है। लोग वाह वाह और धन्य धन्य कर रहे हैं और कविता पाठ करके जब वह लौटा है तो गुलाब के फूलों का बड़ा सा हार उसके गले में झूल रहा है। पारिश्रमिक या पुरस्कार के रूप में प्राप्त 501 रुपए उसकी जेब में पड़े हैं 100 अलग। उस समय प्रसन्नता में डूबा हुआ वह गले के हार को उतारने लगता है तो यकायक उसकी नींद टूट जाती है। जो गमछा गले में अटक गया था उसी हार को वह अपने गले से हटाता है। दूसरे दिन वह सेठ जल्दी जल्दी दैनिक कार्यों से निपटकर कवि सम्मेलन के आयोजक के पास जा पहुंचा और बोला,
मुझे किसी अच्छे कवि का पता बता दीजिए। आप भी कोई कवि सम्मेलन करना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं तो स्वयं कवि बनना चाहता हूँ, सेठ ने कहा। सेठ का यह उत्तर सुनकर वह व्यक्ति मन ही मन हंसा, किंतु उसने सेठ को सिखाने के लिए एक धूर्त और अहंकारी तथा कथित कवि का पता बता दिया। सेठ पर तो कवि बनने का भूत बुरी तरह सवार था ही। वह तुरंत ही कविराज के दर्शन को चल पड़ा। कवि के पास पहुंचकर उसने कवि के चरण स्पर्श किए और उसके बाद अपने आने का उद्देश्य निवेदन किया। सेठ का उद्देश्य जानकर कवि महोदय मुस्कुरा कर बोले, विचार तो उत्तम है, किंतु कवि बनना उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इस विद्या को सीखने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तब कहीं जाकर कवि अपनी बात पूरी नहीं कह पाया था कि सेठ बोल पड़ा, आप चिंता न करें गुरुवर, पापड़, पूड़ी, यहाँ तक कि आपकी रोटी तक बेलने को तैयार हूँ। आप उसी तरह मुझे कवि बना दीजिए, मेरे जीवन की अंतिम साध पूरी हो जाएगी। ऐसा क्या होता है कि आप दृढ़ निश्चय करके घर से चले हैं? कवि ने पूछा। आपका विचार 16 आने, पावरती। अरे मैं क्या कह गया? मतलब यह है कि 100 पैसे। और क्षमा करे, पावरती की नई तौल मुझे मालूम नहीं है। सही है। लंबा हुंकारा मारने के बाद कवि महोदय ने अपने मन में सोचा, हास्य रस में चल सकता है। फिर सेठ से पूछा, आपकी रुचि किस रस में है? सेठ ने समझा शायद कवि उसके सत्कार के लिए किसी रस की बात पूछ रहे हैं, अतः सोचकर बोला, हाँ, रस की क्या जरूरत है? वैसे संतरा, मौसमी या जो भी आप व्यवस्था कर सकें वही रस ठीक रहेगा। सेठ की यह बात सुनकर कवि कुढ़ सा गया, किंतु प्रकट में हिनहिना कर बोला, हाँ, मेरा मतलब साहित्यिक रस से है। आप किस रस में साहित्य सर्जन चाहते हैं? सेठ को साहित्यिक रसों की जानकारी भला कहाँ थी। वह मुंह बाएं कवि को देखता रहा तो कवि समझ गया कि सेठ निरा काठ का उल्लू है। वह बोला, काव्य के 9 रस होते हैं। हर कवि को अपनी आकृति और स्वभाव के अनुसार उनमें से एक रस चुनना होता है, उसी रस की साधना करनी होती है तथा उसी रस के कवि के रूप में ही वह जाना भी जाता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप जो भी रस मेरे लिए उचित समझे बता दें। हाँ, आपसे यह बात मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि रस में विष कदापि नहीं मिलाऊंगा। मेरी शुद्ध देशी घी की दुकान है, परंतु मैंने कभी मिलावट नहीं की। आप ही बताइए, फिर साहित्य रस में ही मिलावट क्यों करूंगा? सेठ बोला, आपके उत्तम विचार जानकर हम प्रसन्न हैं भद्र। आपकी शुद्ध देशी घी की दुकान है, तो अगली बार जब आप पधारे तो 2 किलो क्यों गुरुवर, पूरा कनिस्तर लाऊंगा। गुरु सेवा से बढ़कर और कौन सा पवित्र कार्य हो सकता है? सेठ ने हाथ जोड़कर कवि की बात बीच में काटकर कहा। कवि मन ही मन मुस्कुराया, फिर बोला, ठीक है, यह आपकी कोमल काया को देखते हुए मैं आपकी काव्य साधना के लिए श्रृंगार रस उचित समझता हूँ। श्रृंगार और पुरुष के लिए? सेठ चौंका, बोला, गुरुजी, श्रृंगार रस तो महिला कवि। आप ठीक समझे, बुद्धि कुशाग्र है, विद्या को जल्दी ग्रहण करोगे। कवि ने प्रसन्नता व्यक्त की। आपकी कृपा से गुरुवर, श्रद्धा मस्तक नवाया सेठ ने। हाँ, तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और कवि बनने के लिए जो स्थूल साधना आवश्यक है वह बताऊंगा। कवि बोला, गुरुवर, साधना की बात तो समझ में आती है, किंतु यह स्थूल क्या बला है? स्थूल साधना से अभिप्राय कवि बनने की ऊपरी तैयारी से है। जब आप ऊपरी तैयारी कर चुकेंगे तो सूक्ष्म साधना के अधिकारी अपने आप बन जाओगे। कवि ने कहा। सेठ को कवि की बात बिल्कुल समझ न पड़ी, किंतु उसकी नाराजगी के डर से उसने पूछा भी कुछ नहीं। हाँ, हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार बोला, आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ लें, मैं तैयार हूँ। आपका इष्ट देव कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, तुम्हारा इष्ट देव श्रेष्ठ है, चलेगा,
किंतु इसके साथ आपको अपनी पत्नी को भी अपनी इष्ट देवी समझना होगा। अब आप उन्हें सुमुखे, सुनैने, प्रेरणा आदि संबोधनों से संबोधित करेंगे। लल्लू की मेहतारी या पप्पू की मम्मी कहकर नहीं। अजी महाराज, घर में कोई लल्लू या पप्पू ही होता तो कवि बनने की सनक ही मुझ पर सवार होती। तो आप निसंतान हैं? हाँ भगवान, दीर्घ श्वास खींचकर सेठ बोला। यह शुभ लक्षण है। भगवान ने आपको कवि बनने के लिए ही धराधाम पर भेजा है। और कोई हिदायत? सेठ ने हिदायत नहीं, सफलता के सूत्र कहो मेरे इन उपदेशों को। भविष्य में यही उपदेश तुम्हें महान कवि की उपाधि से विभूषित कराएंगे। आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ गुरुवर। अरे हाँ, कुछ याद करता हुआ कवि बोला, अभी 2 बातें बताना तो मैं भूल गया। तो आप बता दीजिए गुरुजी। हाँ, आपको अपनी वेशभूषा में भी पूरी तरह परिवर्तन करना होगा। कवि ने कहा, मैं समझा नहीं। सेठ चौंका। धीरे धीरे सब समझ जाओगे वत्स, यह गूढ़ विद्या है, आसानी से समझ में कहाँ आ पाती है। मन ही मन इस प्रकार बड़बड़ा कर कवि बोला, इस लालाशाही पोशाक को छोड़कर कुर्ता और पैजामा अपनाना होगा, केशों को बढ़ाना होगा, कंधे पर पदयात्रियों वाला थैला भी आवश्यक है। कुछ सोचता हुआ सेठ बोला, गुरुजी, और सभी परिवर्तन तो मैं कर लूंगा, किंतु गुरु वचनों में किंतु परंतु की गुंजाइश कहाँ? उनका तो आंख मूंद कर पालन करना आवश्यक है। कविवर ने कहा, यह बाल बढ़ाने का झंझट मुझसे न पाला जाएगा। स्नान करने पर यह घंटों सूखने का नाम नहीं लेंगे। काव्य रचना के बजाय मैं बालों का ही गुलाम बनकर रह जाऊंगा। सेठ बोला, अरे मेरे प्यारे शिष्य, आप श्रृंगार रस के कवि बनने जा रहे हैं, घसियारे नहीं। पर आपसे नहाने के लिए किस उल्लू ने कहा है? नहाओ भले ही साल में एक बार, किंतु बालों को तेल कंघी का पोषण मिलते रहना आवश्यक है। तेल तो एकदम शुद्ध पीली सरसों का मेरे यहाँ मौजूद है ही, उसकी कोई चिंता नहीं है, तो केवल बालों को संवारने की। आप फिर चूक गए सेठ। भले एकदम शुद्ध की बजाय महा अशुद्ध हो, किंतु तेल सुगंधित होना चाहिए। चमेली, मोगरा या आंवला, कोई भी सुगंध ठीक रहेगी। मैं धन्य हुआ गुरुजी। इस प्रकार कहकर सेठ ने विदाई ली। घर पहुंचकर सेठ जी ने जब पत्नी को अपनी खुराफात सुनाई तो अपना मस्तक पीटते हुए सेठ जी को समझाया, कवि सम्मेलनों में कवियों का काव्य पाठ सुनने गए थे या कवि बनने? यदि कल को किसी सर्कस में खेल देखने चले गए तो तुम झूलों पर कलाबाजी खाने लगोगे। नहा धोकर भगवान का नाम लो और अपनी दुकान पहुंचो, बन लिए कवि। सेठ जी के मन में तो यह आया कि अपनी पत्नी की बात के उत्तर में कह दें कि स्त्री की बुद्धि हमेशा उसकी चोटी में बंधी रहती है, किंतु प्रकट में बोले, प्रिय, सुमुखे, सुनैने, तुम्हारे बल पर ही तो मैं काव्य जगत में प्रवेश करने वाला हूँ। और तुम हो कि सेठ जी आगे कुछ कहते, किंतु तभी सेठानी हाथ नचाती हुई बोली, हाय राम, और लो, कवि तो ना जाने कब बनोगे। ये ढोंग भरे चोचले अभी से शुरू कर दिए। तुम कुछ भी कहो, अब तो कवि बनकर ही यश और सम्मान कमाना है। सेठानी चतुर थी, अपने पति के स्वभाव से वह अच्छी तरह परिचित थी। समझ गई कि ये तो चिकने घड़े हैं, जब तक इन्हें भरपूर टक्कर न लगेगी इन्हें अकल नहीं आएगी। समझाना बुझाना बेकार है। बोली, मैं तो आपकी अनुगामिनी हूँ प्राणनाथ, जिस काम में आपकी